गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। चल, क्लास 12 के बच्चे आज पढ़ने वाले हैं डाइपोल डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड फील्ड कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी। और डाइपोल कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लास 12 के बच्चे कॉपी और पेन लेकर रेडी हैं आप लोग? जो बच्चे रेडी नहीं है वो रेडी हो जाए, कॉपी ले लें, पेन ले लें। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है तो हम, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन कैसा है? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझने के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से, और साथ ही और जो क्वेश्चंस आएंगे उनके हिसाब से भी हमें किस तरह डील करना है क्वेश्चंस के साथ, उसके साथ शुरू करते हैं बच्चों। अच्छा, डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल कैसा होता है आप लोग जानते हैं। मान लीजिए कि ये एक डाइपोल है, यहां पर चार्ज कैसा है? प्लस क्यू है। चलो थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। पॉइंट चार्जेस होते हैं। किस तरह के चार्जेस होते हैं? पॉइंट चार्जेस होते हैं। ये प्लस क्यू आ गया, यहां पर जो है माइनस क्यू है, और ये आ गया इसका सेंटर। सेंटर को मैं ओ से डिनोट कर देता हूं। बहुत बढ़िया। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो किस है? ऐसे इस साइड में। ठीक है, इस तरह सब जगह है। यहां मैंने बनाया नहीं, क्यों नहीं बनाया कि अपना डायग्राम गंदा हो जाएगा। सब जगह यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इसी स्थिति में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, ये हमें समझना है। अच्छा, शुरू करें। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी चार्ज पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसे हम रखेंगे तो एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो पहले हम पढ़ लेते हैं उसका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा होता है बच्चों? क्यू ई। क्यू वो चार्ज, ई इलेक्ट्रिक, क्यू ई। डायरेक्शन क्या होती है उसकी? बहुत बढ़िया, साफ सुथरा पढ़ो आराम से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी बच्चों? अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज है तो होगी इन द डायरेक्शन ऑफ, या इसको शॉर्ट में लिखे तो सेम एज ई। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन उस फोर्स की होगी। और अगर वहां पर नेगेटिव चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट लगेगा। किसके? ई के। जो ई की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा अगर नेगेटिव चार्ज है। माइनस क्यू है, नेगेटिव चार्ज है। तो आपको फोर्स समझ में आ गया कि फोर्स कैसा लगता है। अच्छा, क्लियर हो गया ये चीज? अच्छा, साफ कर दें इसको। चलो अभी बात करें। अब देखो बच्चों, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू दो चार्ज से मिलकर ये सिस्टम बना है डाइपोल। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। क्या मैग्नीट्यूड होगा? प्लस क्यू ई। इस डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, इसलिए फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। और यहाँ पर जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस साइड में लगेगा?
उल्टी साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, तो फोर्स किस साइड में लगेगा, इस साइड में, मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्यू। समझ में आया, समझ में आया बच्चों, बहुत आसान है। प्लस क्यू ई इधर लगेगा, इसमें भी प्लस क्यू ई लगेगा, लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी डायरेक्शन। ऐसा है, ये ऐसा है ना, तो इसके अंदर बच्चों ऐसा है, तो यहां से तो इस साइड में लग रहा है प्लस क्यू ई, और यहां से प्लस क्यू ई इस साइड में लगेगा। तो जब दोनों तरफ फोर्स लगेगा तो क्या होगा, नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स हो जाएगा आपका 0। समझ में नहीं आया, 0 कैसे, अरे भाई उल्टी डायरेक्शन में ना, सेम मैग्नीट्यूड का इस साइड में और इस साइड में, दोनों अपोजिट साइड में लग रहा है, सेम मैग्नीट्यूड के लग रहा है। फोर्स कैसा लग रहा है, अपोजिट, अपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड। तो नेट जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। और बच्चों अपने को ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर यूनिफॉर्म है, कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो डाइपोल पर हमेशा ही ऑलवेज क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। ऑलवेज नेट फोर्स 0 होगा, कब, जब एक्सटर्नल फील्ड में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखेंगे, किसको, एक डाइपोल। याद रहेगा आपको, समझ में भी आ गया होगा। अच्छा चलो, अब मैं इसको साफ कर देता हूं, फिर आगे देखते हैं। तो फोर्स का आपको समझ में आ गया बच्चों, फोर्स का क्या समझ में आया कि नेट फोर्स जो होगा वो कैसा होगा, 0 होगा। यानी नेट फोर्स 0 होने का मतलब, नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल को कहीं नहीं ले जाएगा, यहीं रहेगा ये। अच्छा अब क्या होगा बच्चों, मान लो, अब हम देखते हैं टॉर्क की कैलकुलेशन, किसकी, टॉर्क। टॉर्क कितना लगेगा, क्लास 11 में पढ़ा है, पढ़ा तो है, भूल गए है ना। टॉर्क क्या होता है ये भी अभी देखेंगे। तो बच्चों अभी हमने देखा टॉर्क क्या होता है बच्चों, टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता है, होता है। टॉर्क क्या होता है, R इंटू एफ। अब यहां हमें देखना है कि इस प्लस क्यू पर टॉर्क कितना लगेगा, इस पर टॉर्क कितना लगेगा, सेम डायरेक्शन में लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। सेम डायरेक्शन में लगेगा क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा तो माइनस कर लेंगे। शुरू करें, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में मान लीजिए एंगल है थीटा। कितना एंगल है, थीटा एंगल। चलो प्लस क्यू पर टॉर्क की कैलकुलेशन करें, टॉर्क कहां पर, प्लस क्यू। तो बच्चों कितना आएगा, आर, आर कौन सा लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है ये ले लेंगे, एंगल है थीटा, मान लीजिए ये है ए, इस साइड में भी ए हो गया, 2a होगी इसकी, इसका सेपरेशन, इसमें बीच में प्लस क्यू माइनस क्यू बीच की डिस्टेंस 2a होगी, सेंटर से a माइनस क्यू साइड में, a प्लस क्यू साइड। अच्छा ये कितना होगा, r कितना होगा बच्चों, a है ना, तो साइन a साइन थीटा कितना होगा, a साइन थीटा। अरे ऐसा है ना, आराम से समझो इसको, ये थीटा है, ये a, ये मान लो x है, तो x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। x कितना हुआ बच्चों, a साइन थीटा, इसी को तो रखा है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आ रहा है,
इनटू फोर्स। फोर्स कितना लगेगा? QE। समझ में आया? तो टोटल कितना हो गया? QAE sin थीटा। बहुत बढ़िया। अब ये टॉर्क लगेगा किस साइड में? डायरेक्शन क्या होगी इसकी? एस, इस साइड, यानी क्लॉकवाइज। कैसा लगेगा? क्लॉकवाइज। अरे भाई ऐसा है ना, तो यहाँ पे इस साइड में खींच रहा है, जब इसको फोर्स लग रहा है तो इस तरह ये इसको यूं घुमाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, ऐसे टॉर्क किस साइड में लगेगा? नीचे की साइड में। यहां पर ये इसको इस साइड में खींच रहा है, देखो ऐसे यहां खींच रहा है, तो ये किस साइड में रोटेट होगा? ऊपर की साइड में। अगेन यहां पर भी क्लॉकवाइज, यहां पर भी क्लॉकवाइज, यानी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन यानी हमें ये कैलकुलेशन करने के बाद क्या करना है? दोनों को ऐड करना है। टॉर्क ऑन -Q पे टॉर्क कितना लगेगा बच्चों? यहां पर बना लो ऐसा कैसे, सेम ऐसा कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो गया, ये ए तो ये भी साइन थीटा हो गई। कैलकुलेशन नहीं करेंगे, टोटल आ जाएगा QAE sin थीटा और डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ये समझ में तो आ गया ना आपको? ये इस तरह लगाया हुआ है, यहां से फोर्स लग रहा है कि इसको नेट फोर्स 0 है दोनों तरफ, तो ये तो पूरा तो कहीं जाएगा नहीं, लीनियर मोमेंटम तो इसमें होगा ही नहीं। अब क्या होगा कि जब इसके ऊपर ये फोर्स लगेगा तो यहां पर क्या होगा? ये इस तरह घूमेगा। समझ में आया? तो कौन घुमाएगा इसको? ये टॉर्क तो यहां पर लग रहा है और यहां पर, दोनों को ऐड कर लो। टॉर्क नेट टॉर्क कितना हो गया बच्चों? सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा, QAE sin थीटा प्लस QAE sin theta, right? And if I will add in both the terms, then I will get 2AQE sin theta. अच्छा, यहां क्या आ रहा है बच्चों? 2A इंटू Q। बताओ Q इंटू 2A क्या होता है? बोलो बच्चों, क्या होता है 2A? डाइपोल मूवमेंट। क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इनटू E sin थीटा। समझ में आया? अरे समझ में आया? नहीं आया? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? पिछला वीडियो देखो, जिन्होंने नहीं देखा है उनको शायद समझ में ना आए, है ना? बहुत इजी है ये, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको मैं और आगे कर लेता हूं। टॉर्क नेट जो लगेगा वो कितना लगेगा? PE sin थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? P क्रॉस E, P क्रॉस E। P की डायरेक्शन कैसी है? -Q से +Q। इस साइड में E की कौन सी है? ये वाली, तो डायरेक्शन यही लेंगे काम में। ठीक जा रहा है? E क्रॉस P नहीं ले सकते। E क्रॉस P से क्या होगा? अरे बच्चों E क्रॉस P से क्या होगा? ऐसे होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, उल्टी साइड में हो जाएगा ना, डायरेक्शन तो इधर है, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना? अरे भाई जब वेक्टर जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्लॉकवाइज है ना। P की डायरेक्शन कौन सी है? -से +Q। P की कौन सी है? ये, तो डायरेक्शन कौन सी हुई? ऐसे, क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो नेट टॉर्क ये लगेगा, और जब नेट टॉर्क ये लगेगा तो क्या होगा बच्चों? ये इस तरह इसके ऊपर ऐसे ये रोटेशनल मोशन करेगा या स्पिन करेगा, अपन कह सकते हैं। ठीक है, सिस्टम रोटेट होगा, ये यहाँ पर इस तरह की स्पिन मोशन कब होगी? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लगे। समझ में आ गया आपको? ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक्सटर्नल फील्ड में डाइपोल किस तरह का बिहेव करता है। इसके ऊपर जब हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों क्या होता है कि जब हम चार्ज कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उनकी कैलकुलेशंस हम कैसे करें, इसको लेकर एक इश्यू है। हमने गॉस लॉ लगा के देख लिया, इसलिए हमारे लिए बहुत आसान हो गया। मैंने इसीलिए गॉस लॉ पहले बताया था। इसके अंदर जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में स्टडी करते हैं वो करते हैं डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। किसकी स्टडी करते हैं? चार्ज डेंसिटी। तो बच्चों चार्ज डेंसिटी 3 तरह की होती है। कैसे होती है समझते हैं। पहली है लीनियर चार्ज डेंसिटी। बात करें इसकी कैसे होती है। आप लोगों को याद होगा, जिसने वीडियो देखा है गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, तो क्या करते हैं बच्चों कि जैसे वायर दिया, वायर के अंदर एक ये लाइन के रूप में है, यहां पर हम कुछ भी लेंगे, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा? इस लाइन पे बिखर जाएगा, पूरी यूनिफॉर्मली बिखर जाएगा। चार्ज कहाँ बिखर जाएगा? पूरी लाइन पर। अगर ये कंडक्टर है तो पूरी लाइन के ऊपर क्या होगा? इस वायर के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम जिस टर्म को यूज करते हैं वो होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। और लैम्डा का मतलब हुआ टोटल चार्ज। एक हम टोटल चार्ज Q अपॉन टोटल लेंथ L। और ये लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है। अगर हम छोटे से पोर्शन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी लेंथ के लिए कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे डेल लैम्डा इज इक्वल टू डेल Q अपॉन डेल L। राइट? छोटा सा पोर्शन है ना, तो डेल लेंगे। और अगर ये इतना छोटा है कि हम डेल L को टेंडिंग टू 0 मान लें, इसकी लिमिट बहुत छोटा है, तो इसको बोलेंगे डी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। फिर इसका इंटीग्रेशन करके अपने जहां जैसी जरूरत होगी वहां पर हम काम में ले सकते हैं। ठीक है। छोटे से लेंथ के लिए ये लिखने का तरीका है। और आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होगी इसे बोलेंगे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता होगा, जब हमने कैलकुलेशन की थी किसकी कैलकुलेशन की थी, तो काम में लिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी। थिन प्लेट, कोई थिन प्लेट थी, इसके 2 सरफेस थे, तो हमने काम में लिया। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब हुआ कि टोटल Q अपॉन टोटल सरफेस। और अगर हम छोटी डिस्टेंस के लिए काम में ले रहे हैं तो डेल लगा देंगे, और अगर हम बहुत ही कम के लिए काम ले रहे हैं तो उस बिल्कुल ही अगर लिमिट डेल एस इज टेंडिंग टू 0, तो बहुत ही छोटा है, तो हम क्या लेंगे? डी क्यू अपॉन डी एस। डायग्राम से बताऊं आपको, मान लीजिए कि एक सरफेस है, इसके ऊपर यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एवरीवेयर। छोटे से पोर्शन के लिए हम लेंगे तो यहाँ कितना चार्ज है अपॉन ये एरिया कितना है। ठीक है, तो उसको हम इस तरह डिनोट करेंगे, और इसको डिनोट किससे करेंगे? सिग्मा से। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। ठीक है। थर्ड इसका जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से। सेम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है, उसमें से छोटा सा वॉल्यूम ले लो, ये सारी कहानी वही की वही, बार बार में टाइम नहीं खराब करना चाहता, एक ही चीज को बता दें। ये हो गया रो इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल वी, छोटे से उसके लिए, पूरे के लिए डेल हटा देंगे, क्यू अपॉन वी हो जाएगा, क्यू मतलब टोटल चार्ज, वी मतलब टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पर अगर लिमिट del v is tending to 0, then we can say that rho is equal to dq upon dv। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और इसको हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर की थ्योरेटिकल पोर्शन है ये पूरा कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, लेकिन इसी बीच मेरी इच्छा ये है कि मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराऊं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स हम कैसे सॉल्व करें, उसके बारे में हम पूरे लेसन का एक साथ देखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।